चलो फिर नया एक्ट करते हैं, जुवेनाइल जस्टिस। पहले तो मैंने इसमें एक छोटी सी बात समझ लें जुवेनाइल जस्टिस में कि ये जो एक्ट है, हम इसको ऐसा लगता है ना सुनने से, जैसे मूवीज़ में हम देखते हैं, जैसे भी सुना है कि उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए है जो कोई ऑफेंस करते हैं, है ना। लेकिन ये केवल उनके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए तो है ही जो बच्चे ऑफेंस करते हैं, बिलो 18 ईयर्स जो चाइल्ड बताए गए हैं। उसके बाद जिन लोगों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उसके लिए भी इसमें प्रोविज़न है, और दत्तक ग्रहण एडॉप्टेशन से रिलेटेड प्रोविज़न भी इसमें है। तो ये केवल उनके लिए नहीं है जो ऑफेंस करते हैं, जो ऑफेंस करते हैं उनके लिए भी है, जिनको दत्तक ग्रहण गोद देना है, एडॉप्टेशन करना है उसके लिए है, और जिनके अगेंस्ट ऑफेंस किया गया है उनके लिए भी है, और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया बेचारे उनके लिए भी, जिनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। तो ये एक एक्ट में दो तीन चीज़ों को, दो तीन लॉ अलग अलग कवर किए गए हैं, ठीक है ना। तो हमें उसको अलग अलग सेट में पढ़ना है। इसलिए एक जो कहता है ना एक फ्लुएंसी में, जैसे हम पॉक्सो में बात कर रहे थे, लास्ट जो हमारा एक्ट था पॉक्सो, उसमें हम केवल पॉक्सो बच्चों के द्वारा जो ऑफेंस किए जाएंगे ट्रायल, उससे रिलेटेड बात करते हैं। ये वैसा नहीं है, इसमें अलग अलग कैटेगरी में आपके लिए लॉ आएगा। एडॉप्टेशन से रिलेटेड अलग है, प्रोटेक्शन से रिलेटेड अलग है, ऑफेंसेस से रिलेटेड अलग है, उनकी ट्रायल कैसे की जाएगी इससे रिलेटेड अलग है, ठीक है। तो चले हम इसको करते हैं थोड़ा, और इसीलिए हमें इसको बारीकी से देखना पड़ेगा। इसमें पॉक्सो की तरह कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है आपका, एक एक एक्ट, एक एक लाइन को हमें डीपली देखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक एक लाइन में से कहाँ से ऑब्जेक्टिव निकल रहा है इस पर हमें फोकस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस एक्ट में 2015 का एक्ट है, अभी इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए थे 2021 में, और इसमें 112 सेक्शन है और 10 चैप्टर हैं, ठीक है ना। तीनों चीज़ें जैसे कि मैंने आपको अलग अलग बताई थी वो उसमें अलग अलग बता दी गई हैं तीनों। मतलब इंट्रोडक्शन में जब आप देखेंगे, इसके पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन ही देख लेते हैं किस किस चीज़ से रिलेटेड है। ये कहते हैं विधि का अविकथित उल्लंघन करते पाए जाने वाले बालकों, ये एक अलग चीज़ हो गई, है ना, जो विधि का उल्लंघन करते हैं। दूसरी चीज़ आती है देखरेख और संरक्षण के लिए ज़रूरतमंद बालकों, इसमें वो बालक भी आ जाएंगे जो विधि का उल्लंघन करते हैं, मतलब जिन्होंने कोई ऑफेंस किया है, वो चाइल्ड भी आ रही है। इसके अलावा वो लोग भी आ रहे हैं जिन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया लेकिन उनके माता पिता ने उनको छोड़ दिया है, जो अनाथ हैं, इस टाइप के लोगों को भी प्रोटेक्शन दिए जाने की बात की गई है उन्होंने, ठीक है ना। इसके बाद विधि का बालकों के सर्वोत्तम हित के मामलों के न्याय निर्णयन और निपटारे के लिए बालकों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण अपनाते हुए समुचित देखरेख, संरक्षा, विकास, उपचार, समाज पुनः, खैर यहाँ पर हम इतना करेंगे। तो इससे इतना समझ में आ रहा है कि ये जो एक्ट है वो एक चीज़ के लिए नहीं है, इसमें अलग अलग चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। और इसीलिए इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे आर्टिकल को कवर किया गया है। एक तो जो जब भी बच्चों, है ना, वुमन और चाइल्ड की बात आती है तो सबसे पहले जो हमारा आर्टिकल आ जाता है वो 15 क्लॉज 3, जिसमें ये कहता है स्टेट, राज्य, बालकों और महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए अलग लॉ बना सकता है, स्पेशल लॉ बना सकता है। एक तो वो आ जाएगा। इसके बाद 39, आर्टिकल 39 में कई सारे क्लॉज दिए गए, तो उसमें क्लॉज ई और एफ आ जाएंगे उसके बाद आर्टिकल 45 और उसके बाद आर्टिकल 47। तो ये इतने सारे आर्टिकल इसमें आपको आप कवर कर लें, क्योंकि इन सभी में कहीं ना कहीं बच्चों के पोषण से रिलेटेड, उनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड, है ना, उनको समान वेतन से आर्टिकल 39 में चले जाएंगे तो इक्वलिटी के बारे में बात कर रहे थे कि उनको भी समान वेतन दिया जाएगा, समान संरक्षा दिया जाएगा। सेक्शन आर्टिकल 45 में हमने बात अलग की एजुकेशन की, 47 में हमने बात की है कि उनको जो खाने पीने की, उनके पोषण के लिए जो व्यवस्था करनी है, तो उसके बारे में अलग अलग लॉ बनाए जाएंगे। तो इन सब आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए एक ये कानून बनाया गया 112 सेक्शन के साथ में, जिसमें 10 चैप्टर हैं, ठीक है ना। और उसके चैप्टर को भी हमें अलग अलग डिवाइड करने, जैसे सेक्शन चैप्टर 4 तक विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की बात करते हैं, उसके बाद आएगा उनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड, उसके बाद आएगा उनके दत्तक ग्रहण से रिलेटेड, एडॉप्टेशन से रिलेटेड, उसके बाद आएगा जिस बालक के साथ में ऑफेंस किया गया उससे रिलेटेड। तो 4 पार्ट में ऑलमोस्ट ये एक्ट आपका डिवाइड हो गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें इसको पढ़ना है, और इसको हमें पॉक्सो की तरह नहीं पढ़ेंगे हमें इसको एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो चलो पढ़ते हैं हम। तो पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन प्रिलिमिनरी, इसमें ये कहते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू होगा। ये बात आती थी 31 अक्टूबर 2019 से पहले की, ठीक है ना। आज ये संपूर्ण भारत पर लागू है, ठीक है। जब ये लागू हुआ था 2015 में, तो ये 15 जनवरी 2016 से इन्फोर्स में आया था, 15 जनवरी 2016 से इन्फोर्स में आया था। लेकिन संपूर्ण भारत की जब हम बात करते हैं, संपूर्ण भारत पर कब से लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2019। सारे एक्ट संपूर्ण भारत पर कब से लागू हुए? 31 अक्टूबर 2019 से,
ठीक है ना। इसका सब क्लॉज 3 देखेंगे हम, वो सब क्लॉज 4। तो इसमें ये दो बातें बोल रहे हैं सब क्लॉज 4 के, जो 1 और 2 पढ़ रहा हूँ मैं सीधे, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी करना है, बड़ा एक्ट है। विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की गिरफ्तारी, निरोध, अभियोजन, शास्ति, कारावास, पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाना, इससे रिलेटेड ऑफेंस वो प्रोविज़न दिए जाएंगे इसमें। नेक्स्ट आता है देख रेख और संरक्षा जरूरतमंद बालकों को पुनर्वास, दत्तक ग्रहण, समाज में पुनः मिलाने और वापसी की प्रक्रिया विनिश्चय अथवा आदेश भी हैं। तो बेसिकली एक्ट बनाया क्यों गया है? इन दो चीज़ों के लिए बनाया गया है जो क्लॉज 4 में इसमें दिए गए हैं। ठीक है ना। इसमें हम इनको कवर करेंगे, जो विधि का उल्लंघन करते हैं, कुल मिला के जो ऑफेंस करते हैं, वायलेशन ऑफ लॉ है। ठीक है ना। उसकी बात करते हैं, उनके संबंध में कैसे ट्रायल चलेगी, कैसे उनकी देखरेख की जाएगी, क्योंकि हैं तो आखिर वो बच्चे ही, है ना। तो वो किया जाएगा। और जिन्होंने ऑफेंस नहीं भी किया उनको दत्तक ग्रहण कैसे देना, एडॉप्टेशन कैसे करना है, ठीक है ना, कैसे उनकी देखरेख संरक्षा करना, उसके संबंध में लॉ बनाए जाएंगे। तो ये दो लाइनें अपने दिमाग में रखेंगे। बेसिकली पूरा एक्ट इसी के लिए है। अब हम आ जाते हैं डेफिनेशन क्लॉज में। तो पहली डेफिनेशन क्या है? पहले तो डेफिनेशन क्लॉज का सबसे इंटरेस्टिंग होती तो ये है कि इसमें 61 डेफिनेशन है। अभी तक हमने जितने भी एक्ट पढ़े हैं सबसे ज़्यादा डेफिनेशन इसी में है। कितनी? 61। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यहीं से बन जाता है कि डेफिनेशन क्लॉज में 61। तो यहाँ पर लिख लें डेफिनेशन क्लॉज के सामने 61 परिभाषाएं। परित्यक्त बालक, अबेंडन चाइल्ड, तो ये कहते हैं, ये बेसिकली कहते हैं एक ऐसे बच्चे की बात कर रहे हैं जिसके जो बायोलॉजिकल और एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं या गार्जियन हैं, इन्होंने उसको छोड़ दिया है। ठीक है। बायोलॉजिकल और जो एडॉप्टिव जो पेरेंट्स हैं और गार्जियंस हैं, उन्होंने इसको छोड़ दिया है, परित्यक्त कर दिया। लेकिन केवल उनके द्वारा छोड़ दिए जाने के कारण कोई भी चाइल्ड परित्यक्त नहीं होता। इसमें आखिरी लाइन में ये लिखा है, समिति द्वारा उसको सम्यक जांच के पश्चात परित्यक्त घोषित भी किया गया है। एक्चुअल में हमें एक समिति मिलेगी, एक कमेटी बनाई जाएगी इस बच्चों की देखरेख के लिए। वो सेक्शन 38 में ये बताएगी कि हमने आपको परित्यक्त घोषित कर दिया किसी बच्चे को। कमेटी के पास जब वो बच्चा जाएगा, कहीं से ही मिले, रोड पर घूमता हुआ, जैसे भी, जहाँ मतलब कुल मिला के हमारे पास बच्चा आ रहा है, हो सकता है पेरेंट्स खुद भी छोड़ जाएं, हो सकता है जैसे पिक्चरों में होता है मंदिर के दरवाजे पे बच्चा छोड़ के चलेगा। कुल मिला के किसी भी प्रकार से एक बच्चा है जिसको उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स या एडॉप्टिव पेरेंट्स या गार्जियन ने छोड़ दिया है, वो उसकी देखरेख करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो परित्यक्त नहीं है। जब तक कि जो कमेटी बनाई जाएगी सेक्शन 38 में पूरी इंक्वायरी करेगी और सेक्शन 38 में वो अपना ऑर्डर देगी कि हाँ ये परित्यक्त है। परित्यक्त होने का फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि अब बच्चा किसी का नहीं है। टेक्निकली वो बच्चा उस वक्त जब वो परित्यक्त कर दिया गया, अबेंडन कर दिया गया है, इसका मतलब अब उसका कोई भी पेरेंट्स नहीं है, उसको संरक्षण गृह या सुरक्षा गृह, बाल गृह, जिसमें भी रख दिया जाएगा, फिर उसको एडॉप्टेशन के लिए स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। अब ऐसे बालक को कोई भी गोद ले सकता है। वैसे तो गोद ऐसे बालक को भी लिया जा सकता है जो परित्यक्त नहीं है, डायरेक्ट कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी को दे, लेकिन यहाँ पर बात आ रही है कि बच्चा कैसे जाएगा। तो बच्चा अगर परित्यक्त घोषित कर दिया गया तो उसको फिर समिति बताएगी कि हाँ ये दत्तक ग्रहण के लिए, एडॉप्टेशन के लिए परित्यक्त है। ठीक है। तो ये होता है परित्यक्त। तो केवल छोड़ देना परित्याग नहीं है, समिति इसको डिक्लेयर करेगी कि अब ये परित्यक्त है या नहीं। हो सकता है समिति ना करे। तो इसमें दो चीज़ें याद रखना, बायोलॉजिकल पेरेंट्स और एडॉप्टिव पेरेंट्स और गार्जियन ने उसको अभित्यक्त कर दिया है और समिति ने उसको क्या कर दिया है? परित्यक्त घोषित कर दिया गया है। अब आता है क्लॉज 2, दत्तक ग्रहण से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है। तो क्या प्रक्रिया अभिप्रेत है? जिसके माध्यम से दत्तक बालक को उसके माता पिता, जैविक माता पिता से स्थायी रूप से अलग कर दिया गया और वह अपने दत्तक माता पिता के ऐसे सभी अधिकारों, उत्तरदायित्वों सहित जो किसी वैध बालक से जुड़े जैविक बालक बन जाता है। तो टेक्निकल जब अपन ने ऊपर वाली सेक्शन पढ़ी थी परित्यक्त, तो हमने जब ये डिक्लेयर कर दिया कि ये बच्चा परित्यक्त है, तो अपने जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उससे वो अलग हो गया। ठीक है ना। अब जो नए पेरेंट्स उसको मिलेंगे, दत्तक प्रोसीजर, जो नए पेरेंट्स मिलेंगे, उन नए पेरेंट्स के घर उस बच्चे को वही अधिकार होंगे ये वो होते यदि जिनने भी उसको गोद लिया है, दत्तक लिया है, अडॉप्ट किया है, वो उनके घर का बायोलॉजिकल चाइल्ड है। इस तरीके से वो राइट मिलेंगे उसको। कैसे? जैसे कि वो उनके घर में पैदा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर दत्तक ग्रहण की बात बेसिकली, इसमें तो परित्यक्त बालक को दत्तक ग्रहण के बारे में बोला गया है, लेकिन दत्तक ग्रहण में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। कोई व्यक्ति डायरेक्ट भी किसी को, बच्चे को गोद दे सकता है। अब चलते हैं, क्लॉज 3 छोड़ दें, क्लॉज 5,
क्लॉज 4 रिपील है। और क्लॉज 5 पश्चातवर्ती देख रेख। एक्चुअल में हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे हमने कहा हम बाल गृह, संरक्षा गृह, इस तरीके के चाइल्ड होम, शेल्टर होम, किसी भी तरीके से हम उसको भेज सकते हैं बच्चे को भरण पोषण के लिए, देख रेख के लिए, संरक्षण के लिए। कोई अगर क्रिमिनल भी है, किसी ने विधि का उल्लंघन किया है, तो उसको भी हम भेज देंगे। एक समय के बाद यहाँ पर रूल ये है कि 18 साल से ज़्यादा आप इस तरीके के घरों में नहीं रहोगे। कितना? 18 ईयर्स से ऊपर। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, क्या 18 ईयर्स के बाद वो अपना भरण पोषण करने के लिए सक्षम है? तो अगर इसका जवाब ये है कि नहीं, वो अभी इसका अपना भरण पोषण करने के लिए सक्षम नहीं है, तो ऐसे लॉ बनाए जाएंगे कि जब तक वो 21 ईयर्स का नहीं हो जाता उसको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये जो डेफिनेशन है पश्चातवर्ती देखरेख, है ना, तो आफ्टर केयर ये कहाँ से कहाँ तक लागू होती है? 18 ईयर्स से 21 ईयर्स तक, क्योंकि 18 ईयर्स के बाद आप उसको चाइल्ड होम में नहीं रख सकते, क्योंकि फिर वो जो बच्चे हैं उनको बिगाड़ देगा, उन पर बुरा असर पड़ सकता है। ठीक है ना? 18 ईयर से ज़्यादा आप उसको चाइल्ड होम में रखेंगे नहीं, तो फिर वो क्या करेगा? तो इसमें आपको बेसिक फोकस करना है, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली किंतु 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की, ठीक है ना, और समाज की मुख्य। और लास्ट लाइन में लिखा है वित्तीय और अन्य सहायता उपलब्ध किया जाना अभिप्रेत है। तो हम उसके लिए क्या दे रहे हैं? फाइनेंशियल सपोर्ट, है ना। कब तक? जब तक वो 21 वर्ष का ना हो जाए। यानी कि ये जो है आफ्टर केयर कितने समय तक चलेगी? केवल 3 साल तक। ये बात समझ में आ गई ना आपको? 6 छोड़ दें, 7 देख लें, अथॉरिटी। तो एक्चुअल में इस टाइप के ये जो मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, इसमें आई थिंक सेक्शन 3, 4, 36, 37, 44, 43, ये 68 भी दी गई। डेफिनेशन क्लॉज में कुछ ऐसे सेक्शन दिए गए हैं कि जैसे प्राधिकरण से अभिप्रेत है, तो दत्तक, केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत प्राधिकरण अभिप्रेत है। ये सारी की सारी एक लिस्ट बना लेना, अलग से लिख लेना। ये महत्वपूर्ण आपके वो हैं, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं सेक्शन वाइज। आपसे पूछ लिया जाएगा ये जो प्राधिकरण या समिति कौन से सेक्शन में घटित होगी, है ना, या बोर्ड बनेगा सेक्शन 4 में बोर्ड बनेगा, जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं 16 प्रिंसिपल्स है वो कौन से सेक्शन में। तो ये सेक्शन तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, बाकी आप जितने सेक्शन कर लें मच बेटर। ठीक है, तो जैसे एक अभी अपन ने देखा था, हाँ अभी तो पहले ही देखा है हमने, सेक्शन 68। तो सेक्शन 68 आप एक लिस्ट बना लें जब भी आप घर पे स्टडी करें। पहले सेक्शन जो अथॉरिटी है सेक्शन 68 में, फिर जो कुछ भी ऐसे सेक्शन इसमें मेंशन होंगे मैं बताता जाऊंगा, उनकी एक लिस्ट बना लें, उसको अलग से याद कर लें, तो महत्वपूर्ण सेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो 68 में क्या है? केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत प्राधिकरण। तो प्राधिकरण का पूरा नाम क्या है? केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत प्राधिकरण। वो कहाँ बताया गया हमें? सेक्शन 68 में। फिर आता है भीख मांगना, सेक्शन वाइज कर लें इसको, है ना। 28 में भीख मांगने से बताया गया है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 9 भी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 10 देखें, फिर वही सेक्शन आ गई, बोर्ड से धारा 4 के अधीन किशोर न्याय बोर्ड अभिप्रेत है। ठीक है ना, कौन सा? किशोर न्याय बोर्ड। ये बोर्ड वो है जो हमारे यहाँ जो चाइल्ड कोर्ट जो रहते हैं ना, उसके बारे में अपन बात करेंगे। बेसिकली ये न्यायालय से मिलकर बनने वाले बोर्ड है, जिसमें JMFC बोर्ड में रहते हैं। चलें, फिर आता है 12, बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। तो इसमें चाहे चाइल्ड हो चाहे जुवेनाइल हो, दोनों के लिए एक ही डेफिनेशन है, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। 2 ही डेफिनेशन दी गई हैं बच्चे से रिलेटेड, चाहे चाइल्ड हो चाहे जुवेनाइल हो। जुवेनाइल की आगे दी गई है, आ जाएगी। ठीक है, आयु पूरी नहीं की, कर लेना, सेक्शन 12 क्लॉज 12 में दिया गया। फिर आता है विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। तो कहते हैं से ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसके बारे में यह कथन पाया गया कि उसने कोई अपराध किया है और जिसने उस अपराध के किए जाने की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। यहाँ पर याद रखना जी, ये जो 18 ईयर्स की एज है वो अपराध को करते समय की बात कर रहे हैं, ना कि ट्रायल जब से स्टार्ट होती है तब से। ये 2 टाइम से जो देखी जाती है, चाहे पॉक्सो हो चाहे इधर हो, कि कब से हम उसकी एज देखेंगे। हम एज देखेंगे जिस दिन उसने ऑफेंस किया है। ठीक, जिस दिन उसने ऑफेंस किया, अगर उसकी एज 18 वर्ष से कम है और जब उसकी ट्रायल चल रही है, तो हो सकता है उसकी एज वो 18 वर्ष से ऊपर का हो चुका हो, लेकिन वो क्या माना जाएगा? विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। बालक यानी बिलो 18 ईयर्स जुवेनाइल, और उसकी ट्रायल फिर जुवेनाइल कोर्ट में होगी। ठीक है ना, फिर भले ही वो
ट्रायल के टाइम पे अपनी एज क्रॉस कर गया हो 18 ईयर्स की, लेकिन जब उसने ऑफेंस किया था तब उसकी एज कितनी होनी चाहिए? बिलो 18 ईयर्स है। ठीक है, फिर आता है देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक। ये डेफिनेशन बहुत बड़ी है, सेक्शन 14, ये डेफिनेशन क्लॉज की भी सबसे बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन ये हमें पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ओवरऑल ये वाली बात बताई गई है, हो सकता है उसने कोई ऑफेंस किया, हो सकता है उसके माता पिता ने उसको छोड़ दिया, हो सकता है वो अनाथ हो सकता है वो अपाहिज, हो सकता है वो मेंटली डिस्टर्ब हो, किसी भी प्रकार की, आप लोग चाहें तो डिटेल में पढ़ लें क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनने की पॉसिबिलिटीज़ कम है। ठीक है, हम केवल उस बालक की बात कर रहे हैं कि भाई यदि हम कहते हैं देखरेख और संरक्षण के लिए ज़रूरतमंद बालक, तो ये जो प्रोटेक्शन होम है, चाइल्ड होम है या संरक्षा गृह हैं, बाल गृह हैं, इनमें किन बच्चों को रखा जाएगा? तो इनमें ये सेक्शन 14 में जो लिस्ट दी गई है इन बच्चों को रखा जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी सेक्शन है और टोटल कॉमन सेंस पर है। तो आप चाहें तो घर पे आराम से पढ़ लें, इसको पढ़ने लायक इसमें कुछ भी नहीं है। वैसे भी हमारे यहाँ क्या है, थोड़ा सा हम इसको लाइटली पढ़ेंगे, 3 नंबर का आना है, 112 सेक्शन है, ऑब्जेक्टिव बहुत है, तो 3 नंबर के लिए हम इतनी मेहनत ना करें। ठीक है, तो इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, एक बार आप चाहें तो देख लें। कुल मिलाकर ये वो लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, माता पिता नहीं है, माता पिता हैं तो वो उनको प्रोटेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। कई बार पेरेंट्स भी कह देते हैं कि भाई हम कर ही नहीं सकते, हमारी क्षमता नहीं है, इस तरीके से भी बोल देते हैं, ऐसी चीज़ें भी आएंगी। ठीक है, लेकिन क्लॉज याद रखना 14। अब आ जाता है 16, बालक का दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र होना। अभी जैसे हम परित्यक्त बालक की बात कर रहे थे क्लॉज 1 में ही, है ना, परित्यक्त, तो ये जो परित्यक्त अबंडन किया जाएगा किसके लिए किया जाएगा? एडॉप्टेशन के लिए, कि भाई हमने इसको सेक्शन 38 मैंने बताया था आपको, सेक्शन 38 में बताया गया है कि हम वो जो कमेटी है वो डिक्लेयर कर देगी कि अब ये परित्यक्त है। परित्यक्त इसका मतलब अब इसका कोई भी पेरेंट्स गार्जियन नहीं है, अब ये स्वतंत्र है, इसको जो कोई गोद लेना चाहता है, अडॉप्ट करना चाहता है तो वो कर ले। तो ये परित्यक्त किसके लिए घोषित किया जाता है? दत्तक ग्रहण, एडॉप्टेशन के लिए। तो कहते हैं बालक का दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र होना। तो सेक्शन 38 के अधीन सम्यक जांच के पश्चात समिति द्वारा उस रूप में घोषित किया गया बालक, तो कौन इसको डिक्लेयर करेगा? कमेटी। और किस लिए करेगा? ये टाइटल में दिया है, दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र, है ना, ये पूरे इसमें दिया नहीं है, लेकिन टाइटल और उसको मिलाकर पढ़ेंगे तो हमें पूरी एक चीज़ निकल के आती है। दत्तक ग्रहण के लिए कमेटी ने उसको स्वतंत्र घोषित किया है। 18 देखें, पुलिस कल्याण पुलिस अधिकारी, तो 107 में दिए गए हैं, कोई भी पदावेतन है ना, डेजिग्नेटेड ऑफिसर है जिसको पुलिस कल्याण पुलिस अधिकारी, बालक कल्याण पुलिस अधिकारी बनाया, ये 107 में याद रखना। जो मैंने लिस्ट बताई थी ना, जैसे एक 38 आ गया, एक 107 आ गया, तो ये उस लिस्ट में है। फिर आता है बाल गृह, इसमें भी सेक्शन 50 आ गई, देखें आप बीच में 19 में आ गया बाल गृह, है ना, चिल्ड्रन होम, राज्य सरकार द्वारा। तो पहले तो बात ये कि भाई जो बाल गृह वो कौन बनाता है? राज्य सरकार द्वारा स्वयं या किसी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रत्येक जिले या जिलों के समूह के लिए। तो इसमें ऑब्जेक्टिव आ रहा है बाल गृह कहाँ होता है? पहले तो बाल गृह राज्य सरकार स्थापित करती है ना, या तो स्वयं करती है या कोई स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन भी कर सकता है। ये कहाँ के लिए होगा? प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट के समूह के लिए, यानी कि उसमें एक डिस्ट्रिक्ट में एक बाल गृह हो सकता है या कुछ डिस्ट्रिक्टों का समूह हो सकता है, कुछ जिले, है ना, के लिए एक बाल गृह हो सकता है। अनुरक्षित धारा 150 में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उस रूप में रजिस्ट्रीकृत बाल गृह है। तो जो भी पर्पस बताए गए सेक्शन 50 में, तो इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव आ गया? स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, कोई भी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन बना सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए हो सकता है एक बाल गृह, या एक बाल गृह में कई सारे डिस्ट्रिक्ट कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये सेक्शन 15 में जो रूल रेगुलेशन बताए गए उसके हिसाब से रजिस्टर्ड भी होगा, बाल गृह का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य इन्होंने बता दिया, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई बाल गृह नहीं चलाएगा। बालक न्यायालय देख लें 20 में, बालक न्यायालय से बालक अधिकार संरक्षण आयोग 2005 के अधीन स्थापित कोई न्यायालय, या पॉक्सो एक्ट का बता दिया इन्होंने 2012 के अधीन कोई विशेष न्यायालय, जिन्हें
जहाँ कहीं विद्यमान है और जहाँ ऐसे न्यायालय को अभिहित नहीं किया गया वहाँ इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने की अधिकारता रखने वाला सेशन न्यायालय अभिप्रेत। तो बालक न्यायालय क्या है? या तो जो बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम या पॉक्सो एक्ट के तहत जो भी न्यायालय गठित किए गए हैं वो बालक न्यायालय हैं। कौन से? बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 या पॉक्सो एक्ट 2012 के अधीन जो न्यायालय, और अगर उनमें से भी कोई नहीं है तो उस क्षेत्र का सेशन कोर्ट। तो ये 3 चीज़ें हैं, अलग अलग मेंशन कर लेना। 3 बालक न्यायालय बताए गए हैं उन्होंने, ठीक है ना। चिल्ड्रन कोर्ट कितने? 3। 22 समिति से 27 के अधीन गठित कोई बाल गृह समिति अभिप्रेत है। तो जो कमेटी की हम बात कर रहे थे, जो अभी सेक्शन 38 में किसी बालक को किस लिए दत्तक ग्रहण के लिए परित्यक्त घोषित कर रही थी, वो कमेटी कौन से सेक्शन में बनाई जाएगी? हाँ, 27 में। तो ये भी वही होती है, आपसे पूछा जाएगा कमेटी कौन से सेक्शन में डिफाइन की गई है, तो वो कहाँ की गई है? 27 में। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव हैं सेक्शन वाइज। न्यायालय से कोई सिविल न्यायालय विपरीत है जिसे दत्तक ग्रहण, छोड़ दें, कोई मतलब नहीं है इसका। शारीरिक दंड, ठीक है, ये शारीरिक दंड की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में आपने देखा होगा आजकल रील्स वगैरह भी बन रही हैं काफ़ी सोशल मीडिया, अपन देखते हैं कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बुरी तरीके से पीट रहा है, टीचर पीट रहा है शिक्षा देने के लिए, है ना। तो ये सब शारीरिक दंड में आते हैं, या वो पनिशमेंट से, मतलब हम लोग कहते हैं ना बच्चे को सुधारने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, डांटने, किसी प्रकार से कई बार हम अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, तो वो सब शारीरिक दंड के अंतर्गत आते हैं। तो अपन इसको पढ़ते हैं। शारीरिक दंड से किसी व्यक्ति द्वारा किसी बालक को ऐसा शारीरिक दंड देना अभिप्रेत है जिसमें किसी अपराध के लिए प्रतिशोध के रूप में या बालक को अनुशासित करने के लिए सुधारने के प्रयोजनों के लिए जानबूझकर पीड़ा पहुंचाना है। तो अपराध के लिए प्रतिशोध के रूप में, और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है बालक को अनुशासित करने के प्रयोजन से। अनुशासित तो कोई भी कर सकता है ना। भाई बहन एक दूसरे को, जो बड़ा भाई बहन है वो एक दूसरे को अनुशासित करने के लिए अपने छोटे भाई बहन को पीट सकते हैं, पेरेंट्स पीट सकते हैं, और टीचरों की तो बहुत शिकायतें आती हैं। हमारे टाइम में तो एक इंग्लिश वाली मैडम हुआ करती थी हमारी, तो वो नीचे से नीम की संटी होती थी ना, उसको लेके चल होती थी, पैरों से लेके पहले यहाँ तक आती थी, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर नीचे जाती थी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये सब आज के टाइम में ऑफेंस है, ठीक है ना। इसीलिए इतनी शिकायतें आती हैं स्कूल में, तुमने हमारे बच्चे को क्यों मारा। तो आज के टाइम में ये ऑफेंस है। अगर आप सुधारने के लिए भी कर रहे हैं, एक लिमिट होती है किसी चीज़ की, उसको क्रॉस ना करें। खैर छोड़ें। 26A जिला मजिस्ट्रेट से के अंतर्गत जिले का अपर जिला मजिस्ट्रेट भी है। ये अमेंडमेंट हुआ है 26A 2021, इसके सामने लिख लें अमेंडमेंट 2021। तो जिला 26A, हाँ, जिला मजिस्ट्रेट के अंतर्गत अपर जिला मजिस्ट्रेट भी है। जिला मजिस्ट्रेट इंक्लूड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, 2021 का अमेंडमेंट है ये। 2021 में एक्चुअल में इसमें काफ़ी संशोधन हुए थे। फिर आता है योग्य व्यक्ति 28, ठीक है। ये वो व्यक्ति है जो परित्यक्त बालक वगैरह जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। तो अपन इसको पढ़ते हैं, इसको कौन है? ऐसा व्यक्ति विपरीत जो बालक की किसी निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, और जो किसी ऐसे व्यक्ति की इसमें जांच के पश्चात पहचान कर ली गई है, और उससे पहचान किसकी? जो व्यक्ति ये कहता है कि हाँ मैं किसी बालक की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, उस व्यक्ति की। क्यों? ऐसा नहीं कोई भी आकर कह दे कि हाँ हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। यहाँ पर ये देखा जाएगा कि आप जिम्मेदारी लेने के योग्य हैं भी या नहीं। पता पड़ा वो बेचारा पहले ही से परेशान था, तुम जिम्मेदारी ले गए, अपने घर में उसको नौकर रख लिया, तो उसकी योग्यता, वो क्या करेगा, कैसे रखेगा, क्या करेगा, किस तरीके से जिम्मेदारी ले रहा है, इसकी भी इंक्वायरी की जाएगी। बच्चा किसी के हाथ में ऐसे ही नहीं दे दिया जाएगा, ठीक है। तो पहचान कर ली गई और उसे प्रयोजन के लिए यथास्थिति समिति या बोर्ड द्वारा बालक को लेने और उसकी देखरेख करने के लिए योग्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो यहाँ पर भी ये जो कोई व्यक्ति कहता है कि अभी हम बालक की देखरेख करने के लिए तैयार हैं, एडॉप्टेशन नहीं कर रहे हैं लेकिन हम वैसे ही देखरेख करेंगे, हमने चाइल्ड होम टाइप का कुछ बना रखा है, तो पहले समिति या बोर्ड, समिति जो सेक्शन 27 में डिफाइन की गई है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, और बोर्ड जो सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है, जो हमने अभी डिस्कस किया था बोर्ड, ठीक है। ये दोनों इनमें से दोनों के किसी के द्वारा वो डिक्लेयर किया जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति योग्य है, तो योग्यता का भी डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद उसको बच्चा दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर अभी हमने 2 डिक्लेरेशन देखे,
एक तो बच्चा जो किसी को देने के योग्य हमने बना दिया है, वो कैसे बनाया कि उसके माता पिता ने या बायोलॉजिकल पेरेंट्स या एडॉप्टिव पेरेंट्स या गार्जियन ने उसको छोड़ दिया है, तो हमने डिक्लेयर किया कि हाँ दिया। तो ये हमने डिक्लेयर किया कौन सा बच्चा दिया जाएगा। इधर ये कह रहे हैं बच्चे को लेगा कौन, योग्य व्यक्ति कौन है, तो योग्य व्यक्ति की भी जांच की जाएगी। ऐसे नहीं कोई भी चला है कि हाँ हमें बच्चा दे दो हम ले जाएं, ऐसा नहीं होगा। चलें 31 संरक्षक। संरक्षक से किसी बालक के संबंध में उसका नैसर्गिक संरक्षक या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी वास्तविक देखरेख, छोड़ दें इसको, कोई मतलब नहीं है। फिर आता है 33 कहता है हीनियस ऑफेंस। ये हमें 3 सेक्शन सीक्वेंस में करनी पड़ेंगी और इनके क्लॉज भी याद करने पड़ेंगे। जैसे हमने सेक्शन 14 के क्लॉज की बात की थी, 14 में काफ़ी सारे क्लॉज दिए गए, वो बात की थी। यहाँ पर हमें 3 सेक्शन याद करनी पड़ेंगी, 33, 45 और 54। 33 का 3 एक्चुअल में ये जो कहते हैं हीनियस ऑफेंस है ना, पेटी ऑफेंस और सीरियस ऑफेंस। हीनियस ऑफेंस, पेटी ऑफेंस और सीरियस ऑफेंस। तो कौन से ऑफेंस हीनियस ऑफेंस माने जाएंगे, कौन से पेटी ऑफेंस माने जाएंगे और कौन से सीरियस ऑफेंस माने जाएंगे। तो जिनमें 3 वर्ष तक की सज़ा दी जाती है वो माने जाएंगे कौन से, हीनियस ऑफेंस, वो पेटी ऑफेंस, ठीक है ना। जिनमें 7 वर्ष तक की सज़ा दी जाती है वो माने 7 वर्ष या अधिक की सज़ा, वो माने जाएंगे कौन से, ठीक है, वो माने जाएंगे हीनियस ऑफेंस, ठीक है ना। और जिनमें 3 से 7 वर्ष तक की सज़ा दी जा सकती है या फिर 7 वर्ष से अधिक की सज़ा दी जा सकती है वो माने जाएंगे कौन से, सीरियस ऑफेंस। तो यहाँ पर हमें ये देखना है, एक पूरा सीक्वेंस बनाना है 33 है ना, 33, 45 और 54 का। तो यहाँ पर हमें सेक्शंस देखने हैं, ऑफेंस देखने कि किस अपराध में कौन से अपराध किस सज़ा के माध्यम से कौन से ऑफेंस माने जाएंगे। तो पेटी ऑफेंस जिसमें 3 वर्ष तक की सज़ा दी जा सकती है और हीनियस ऑफेंस जिसमें 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक की। इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, 7 वर्ष या उससे अधिक की। और नेक्स्ट जो आता है हमारा सेक्शन 54, वो हमें बताता है सीरियस ऑफेंस। सीरियस ऑफेंस को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ए 54 में 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से अनधिक की अवधि के न्यूनतम कारावास के दंड का उपबंध है। तो इसमें पहले तो बात ये कह रहे हैं मिनिमम इम्प्रिजमेंट की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने बात किया था 3 वर्ष तक का या 7 वर्ष तक या उससे अधिक का, लेकिन यहाँ पर ये बात कर रहे हैं 3 वर्ष से कम नहीं देंगे और 7 वर्ष तक दे सकते हैं। तो एक तो पहली बार मिनिमम पनिशमेंट आ गया, है ना। दूसरी बात ये कहती है जिसमें 7 वर्ष से अधिक का पनिशमेंट दिया जाता है और कोई मिनिमम पनिशमेंट नहीं दिया जाता। अगर आपने देखा जो हीनियस ऑफेंस है उसमें हम 7 वर्ष से अधिक का दे रहे हैं, लेकिन उसमें 7 वर्ष से कम का देने का भी प्रोविजन है। ये बात अंतर समझ में आ रहा है तुम्हें। हम 7 वर्ष का दे रहे हैं हम हीनियस ऑफेंस में, लेकिन 7 वर्ष से अधिक का भी दे रहे हैं, लेकिन 7 वर्ष से कम का भी दे रहे हैं। लेकिन सीरियस ऑफेंस में हम केवल 7 वर्ष से अधिक के कारावास की बात कर रहे हैं, जिसमें मिनिमम पनिशमेंट की कोई बात नहीं कि इससे कम दे सकते हैं, इससे कम नहीं दे सकते। तो ऐसे ऑफेंस जिनमें 3 वर्ष तक से 7 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है, या ऐसे ऑफेंस जिसमें केवल और केवल 7 वर्ष से अधिक का कारावास दिया जा सकता है, वो सब कौन से आ जाएंगे, सीरियस ऑफेंस। तो 7 वर्ष से अधिक का कारावास आईपीसी में कहाँ कहाँ दिया जा सकता है, सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं, क्या डकैती, हाँ एक तो 304B में कर लें, डाउरी में है ना, 7 वर्ष से कम नहीं होगा और आजीवन कारावास तक हो सकेगा। 397, 398 इसमें भी 7 वर्ष तक का मिनिमम है, 7 वर्ष से अधिक का पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इस तरीके के जो ऑफेंस हैं वो सीरियस ऑफेंस में आएंगे। तो पेटी ऑफेंस, हीनियस ऑफेंस और सीरियस ऑफेंस। तो सेक्शन ये एक ही जगह आप लिख लें, जहाँ पर भी आपको लिखना है तीनों सेक्शन वो वहीं पर मेंशन कर लें, और क्लॉज भी याद कर लें कौन सा क्लॉज है। एक है 33, एक है 45 और एक है 54, ठीक है। थर्टी 35 किशोर से 18 वर्ष से कम आयु का बालक अभिप्रेत है। मैंने बताया था 2 ही सेक्शन है आपके पास, एक जुवेनाइल और एक चाइल्ड, दोनों की एक ही डेफिनेशन है 18 वर्ष से कम आयु का बालक, या जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है।
इन दोनों में एक छोटा सा अंतर है, वो देख लेना, वैसे तो इतनी डीपली नहीं जाएंगे ये लोग। क्लॉज 12 कह रहा है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, ठीक है ना, उसके अपोजिट, उसी को जैसे हम कहते हैं ना एंटोनियम सिनोनियम, तो सिनोनियम टाइप का ये कह रहा है 18 वर्ष से कम आयु का बालक अभिप्रेत है। अर्थ दोनों का एक ही है लेकिन शब्द अलग अलग लिखे हुए हैं। 36 छोड़ दें, 37 छोड़ दें, 38 अनिवासी भारतीय। तो अनिवासी भारतीय कौन है? जिसने भारतीय, जिसके पास पासपोर्ट तो है इंडिया का, लेकिन उसने 1 वर्ष से वो विदेश में रह रहा है, पिछले 1 वर्ष से, मतलब कंटिन्यूएशन में 1 वर्ष या उससे अधिक से वो फॉरेन कंट्री में रह रहा है, लेकिन उसके पास क्या है? भारत का पासपोर्ट है। इस डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी हमें एडॉप्टेशन में, कि ऐसा व्यक्ति किसी को अडॉप्ट कर सकता है या नहीं। सबसे पहले तो भारतीय व्यक्ति अडॉप्ट करेंगे, है ना, फिर भारत के विदेशी नागरिक, या जो इसमें जो शब्द दिया गया ना अनिवासी भारतीय, इस तरीके, या फिर विदेशी लोग, तो एडॉप्टेशन करने का राइट किस किस को होगा। तो इसकी इस डेफिनेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी एडॉप्टेशन के चैप्टर में। तो ये कौन है ऐसा व्यक्ति जो अनिवासी भारतीय है, जिसके पास भारत का पासपोर्ट है? 2 पॉइंट याद रखने हैं, जिसके पास भारत का पासपोर्ट है, जो 1 वर्ष से अधिक समय से विदेश में रह रहा है। 41 खुला आश्रय से, खुला आश्रय से ओपन शेल्टर क्या विपरीत है? बालकों को छोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा धारा 43 के उपधारा 1 के अधीन स्वयं या किसी शैक्षिक या गैर सरकारी संगठन द्वारा स्थापित और अनुरक्षित छोड़ दें। बस ये कर लें, 43 में बताया गया है राज्य सरकार या कौन करेगी? ये जो सरकारी शैक्षणिक और शैक्षिक संस्था और गैर सरकारी संगठन भी कर सकते हैं, राज्य सरकार भी कर सकता है। कहाँ करेंगे? सेक्शन 43 में। ये वही है जो मैंने बताया था कि इस तरीके सेक्शन वाले अलग से मेंशन कर लेना, तो आपसे पूछ लिया जाएगा ओपन शेल्टर कौन सी डेफिनेशन में, कौन से सेक्शन में बताया गया है। अब आता है अनाथ, और जिसके जैविक माता पिता या विधिक संरक्षक नहीं है। कौन है भाई अनाथ व्यक्ति? जिसके बायोलॉजिकल फादर और लीगल गार्जियन नहीं है। नेक्स्ट आता है तो जैसे विधिक संरक्षक है, लीगल गार्जियन है, लेकिन वो उसकी देखरेख करने का इच्छुक नहीं है, देखरेख करने में समर्थ नहीं है। तो पहली बात तो है ही नहीं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है, और कौन नहीं है? लीगल गार्जियन नहीं है। क्या? एडॉप्टिव। अच्छा, इसमें हिंदी में नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, लिखा तो है, दत्तक माता पिता या तीनों ही नहीं है। तो कौन कौन नहीं है? बायोलॉजिकल पेरेंट्स और एडॉप्टिव पेरेंट्स और लीगल गार्जियन नहीं है। फिर दूसरे कहते हैं लीगल गार्जियन है लेकिन उसकी देखरेख करने के लिए इच्छुक नहीं है या समर्थ नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या मानेंगे? अनाथ। एक्चुअल में जो अनाथ है उसको समिति क्या कर देगी? डिक्लेयर कर देगी परित्यक्त, तो फिर वो एडॉप्टेशन में, मतलब दत्तक के माध्यम से कोई और उसका पालन पोषण कर सकता है। फिर आ जाता है पेटी ऑफेंस 45 सुरक्षित स्थान। तो सुरक्षित स्थान में हमें ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ना है, हमें केवल एक लाइन अंडरलाइन करनी है, जो पुलिस या हवालात, जो पुलिस हवालात या जेल नहीं है, केवल इतना अंडरलाइन करें, जो पुलिस हवालात या जेल नहीं है। फिर आता है 47 वेद से इस अधिनियम के छोड़ दें, परिवीक्षा अधिकारी छोड़ दें। 49 भावी दत्तक माता पिता। तो ये बताते हैं सेक्शन 57 के उपबंधों के अनुसार बालक के लिए दत्तक के लिए पात्र व्यक्ति अभिप्रेत है। अभी हमने पात्र व्यक्ति की बात की थी या नहीं? योग्य व्यक्ति, पात्र व्यक्ति, योग्य व्यक्ति एक ही होता है, जिसको समिति या बोर्ड डिक्लेयर कर रहे कि आप योग्य हैं। ठीक है ना, जब यही चीज़ें समिति डिक्लेयर करेगी सेक्शन 57 में कि भाई ये दत्तक के लिए योग्य है या नहीं, वो पात्र व्यक्ति अलग था, वो केयर के लिए था, प्रोटेक्शन के लिए था। यहाँ पर हम किसके लिए कर रहे हैं? एडॉप्टेशन के लिए, कि ये वो व्यक्ति है जो किसी को गोद ले सकता है। अगर हम जैसे हिंदू मैरिज उसमें चले जाएं, हिंदू एडॉप्टेशन एक्ट में, तो उसमें कई सारी चीज़ें बताई गई। हिंदू एडॉप्टेशन एक्ट में तो ये बताया गया हमें कि कोई जो बच्चा है उसको गोद लिया जाएगा केवल 15 वर्ष की एज तक। 15 वर्ष से अधिक का है तो विशेष परिस्थितियों में आप सर्कमस्टेंसेस या विशेष कारण बताएं, उसके बाद किसी बच्चे को गोद लिया जाएगा, है ना। कोई भी पुरुष किसी बच्ची को गोद लेना चाहता है तो वो तब तक नहीं लेगा जब तक उसकी एज में डिफरेंस 21 ईयर्स का नहीं होगा,
और अगर महिला किसी लड़के को गोद लेना चाहती है तो भी उसको भी 21 ईयर्स का गैप चाहिए। अगर पति बच्चे को गोद लेना चाहता है तो पत्नी की कंसेंट आवश्यक है, पत्नी बच्चे को गोद लेना चाहती है तो पति की कंसेंट आवश्यक है। बहुत सारे रूल रेगुलेशंस बताए गए हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर हम देखें, इस तरीके से जब ये सारे रूल रेगुलेशंस फॉलो होंगे तब पता पड़ेगा कि हाँ ये योग्य व्यक्ति है या नहीं एडॉप्टेशन के लिए। तो खैर कुल मिला के अभी हमें ये बताया गया है कि भावी दत्तक माता पिता ये कौन है, जो बालक के दत्तक के लिए पात्र व्यक्ति अभिप्रेत है। तो जो कोई भी है उसके लिए पात्र है, वो कौन करेगा, कमेटी डिक्लेयर करेगी उसको योग्य। ठीक है, फिर आते हैं नातेदार। तो नातेदार में कौन आता है, दत्तक के प्रयोजन के लिए किसी बालक के संबंध में चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, है ना, पिता माँ पिता मई, पिता माँ पिता मई, ये वही होते हैं दादा दादी नाना नानी। तो ये लोग वो माने जाएंगे, इनको पहला हक मिलेगा कि भाई आप चाहें तो बच्चे को गोद ले सकते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, ये तो रिलेटिव्स हैं, ये ले सकते हैं। इसके बाद तो फिर वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है जिसको हमने पात्र व्यक्ति घोषित कर दिया है कि भाई ये दत्तक के लिए योग्य व्यक्ति है, पात्र व्यक्ति, फिर वो गोद ले सकता है। राज्य अभिकरण, इसमें भी वही सेक्शन 67 देख लें आप। राज्य अभिकरण से राज्य सरकार द्वारा 67 के अधीन दत्तक ग्रहण से संबंधित मामलों की कार्रवाई करने के लिए स्थापित राज्य अभिकरण अभिप्रेत है। तो राज्य अभिकरण किसके लिए बन रहा है, स्टेट एजेंसी एडॉप्टेशन के लिए, है ना। इसके लिए जो कार्रवाई करेगी वो कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, स्टेट एजेंसी। सीरियस ऑफेंस हमने देख लिए। विशेष गृह सेक्शन 56 में देख लें। विशेष गृह से किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन द्वारा विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालक को जिनके बारे में जांच के माध्यम से पाया जाता है कि उन्होंने अपराध किया है। तो पहले तो हम ये बात करें, स्पेशल जो होम बनाए जा रहे हैं, किसके लिए बनाए जा रहे हैं, ये बेसिकली विधि का उल्लंघन करने वाले बालक यानी अपराधियों के लिए। इनको बोलते नहीं, अपराधी बोलना गलत है, ऑफेंडर नहीं बोलते हैं। इस एक्ट में कहीं पर भी उन्होंने ऑफेंडर नहीं बोला है। क्या बोला है, ये हम केवल समझने के लिए बोल रहे हैं। इसमें बोला है विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। तो यदि इस तरह की, चाहे वो राज्य सरकार द्वारा बनाए जाए या स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन द्वारा बनाए गए हों ऐसे जो होम हैं, ठीक है, जिनके बारे में जांच के उनमें किसको रखा जाएगा, जिन्होंने अपराध किया है, जिनके बारे में पाया जाता है कि जिन्होंने कोई अपराध किया है और जिन्हें बोर्ड के आदेश से संस्था में भेजा जाता है। आवासन और पुनर्वास संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थापित 48 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई संस्था अभिप्रेत है। तो कोई भी जो संस्था सेक्शन 48 में रजिस्टर्ड की जाएगी, ठीक है ना, और ऐसे बच्चों को जिन्होंने कोई ऑफेंस किया है और जिनको बोर्ड ने, बोर्ड बेसिकली कोर्ट है, जो बोर्ड है वो कौन सा है, कोर्ट, हाँ, जुवेनाइल कोर्ट। बोर्ड बेसिकली जुवेनाइल कोर्ट होता है, जिसको हम कोर्ट ना बोलते हुए बोर्ड बोलेंगे, क्योंकि कोर्ट का कोई भी काम नहीं होता। वहाँ तो न्यायाधीश भी अपनी वर्दी में नहीं होता, पुलिस भी अपनी वर्दी में नहीं होती, एडवोकेट भी अपनी वर्दी में नहीं होता, तो वो कोर्ट होता नहीं, इसलिए उसको क्या बोलते थे, बोर्ड। तो अगर यहाँ पर बोर्ड ने डिक्लेयर किया है कि हाँ इसको ऐसी जगह, तो एक ऑफेंडर है उसको हम ऐसी जगह पर रख सकते हैं अगर बोर्ड ने बोला है पुनर्वास के लिए, संरक्षण के लिए, जो सेक्शन 48 में रजिस्टर्ड एक संस्था है। और उसका वो जो संस्था है या तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाई जा सकती है या स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठनों द्वारा बनाई जा सकती है। तो इतने सारे ऑब्जेक्टिव इसमें निकल के आते हैं, ठीक है ना। सेक्शन 48 में होती है जो अपराध करने वाले बालकों को रखे जाने के लिए होती है, स्टेट गवर्नमेंट या स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन द्वारा बनाई जा सकती है। नेक्स्ट आता है सरेंडर चाइल्ड 60, अभ्यर्पित बालक। तो जिसके माता पिता संरक्षक ऐसे शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक कारणों से जिनके नियंत्रण से परे हैं, समिति को त्याजन कर दिया है और समिति द्वारा उस रूप में ऐसा घोषित किया गया है। तो बेसिकली ये कहते हैं, ये जो चाइल्ड है, अभी हमने बोला था परित्यक्त बालक। परित्यक्त बालक के लिए जरूरी नहीं है कि उसके पेरेंट्स समिति के पास छोड़कर जाएं। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि पेरेंट्स जो गार्जियन है वही समिति के पास छोड़ दिएगा। एडॉप्टिव हैं या बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, कुछ भी हैं, वो समिति के पास खुद ही छोड़ जाते हैं। बोलो हम इसकी देखरेख करने के लिए समर्थ नहीं है, वो हमारे फिजिकली, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक कारण हो सकते हैं, किसी भी कारण से हम इसकी देखरेख करने के लिए समर्थ नहीं है, तो उसको वहाँ छोड़ देते हैं, परित्यक्त कर देते हैं। और फिर बोर्ड क्या करता है, समिति क्या करती है, उसको डिक्लेयर कर देती है, ठीक है, सरेंडर, मतलब समिति को वो सरेंडर कर देते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ आ रही थी, समिति अब इसका क्या करेगी, समिति यही करेगी कि अगर वो बिलो 18 ईयर हैं तो उसको एडॉप्टेशन के लिए पात्र घोषित कर देगी उन बच्चों को,
जैसे कि हम क्लॉज 1 में देख रहे थे, परित्यक्त बालक, है ना, एडॉप्टेशन के लिए तो होगा यही, चाहे वो अनाथ हो, है ना, चाहे अभ्यर्पित हो, चाहे परित्यक्त हो, सभी को कमेटी क्या करेगी, दत्तक ग्रहण के लिए पात्र घोषित कर देगी, होगा ये। बस अंतर इतना है, यहाँ पेरेंट्स डायरेक्ट छोड़कर जा रहे हैं। अनाथ में जो हमने एक अनाथ डेफिनेशन पढ़ी थी, अब वो अनाथ हैं, रोड पे घूमता हुआ बच्चा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको कमेटी अपने पास अंडर में ले सकती है, उसको पात्र घोषित कर सकती है। जो परित्यक्त कर दिया गया है उसको समिति पात्र घोषित कर सकती है, किसके लिए, एडॉप्टेशन के लिए। तो तीनों सेक्शन, चाहे वो अबंडन हो चाहे सरेंडर हो, है ना, तो या ऑर्फन जो अनाथ है वो हो, ये सब किसके लिए, एडॉप्टेशन के लिए। तो ये देख लेना इसमें कौन सी डेफिनेशन कौन से क्लॉज में लगेगी। तो ये हमारे डेफिनेशन क्लॉज था जिसमें 61 डेफिनेशन है ना। अपन ने कम डेफिनेशन पढ़ी हैं, ज़्यादातर जरूरी डेफिनेशन पढ़ी हुई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा करने की हमारी स्थिति भी नहीं है और 3 नंबर के लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब चैप्टर 2, इसमें एक ही सेक्शन है, सेक्शन 3, ठीक है। ये बात कर रहे हैं बालकों की देखरेख और संरक्षा के सिद्धांत। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही बताता है, जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो 16 प्रिंसिपल्स हैं। डेफिनेशन कितनी थी, 61, और प्रिंसिपल्स कितने हैं, 16, ठीक है। इसको भी हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, 2-4 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। बच्चों के हित के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं वो इसमें बताए गए। तो जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उसका वो तो ये है कि 16 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं और सेक्शन 3 में चैप्टर 2 में बताए गए हैं, चैप्टर 2 में बताए गए। बाकी देखते हैं कौन से अच्छे हो सकते हैं। तो अधिनियम के प्रशासन में अनुसरित किए जाने वाले साधारण सिद्धांत, ये सभी जगह लगाएंगे। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, चाहे ट्रायल चल रही हो उनके अगेंस्ट या उनके फेवर में, है ना, एडॉप्टेशन में, किसी भी तरीके से कुछ भी हो रहा है उस एक्ट में, सभी जगह, चाहे वो बोर्ड हो चाहे कमेटी हो, इनको फॉलो करना पड़ेगा, उसको इन प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो चलते हैं। तो इसलिए कहते हैं यथास्थिति केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, बोर्ड, कमेटी, है ना, और अदर ट्रिब्यूनल्स, ये सब क्या करेंगे, निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांत मार्गदर्शित होंगे। यानी कि इनका पालन इन सभी को करना पड़ेगा। किस किस को, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बोर्ड, कमेटी, है ना, और अदर एजेंसी जो कुछ भी हैं। इसका मतलब क्या निकल रहा है, सीधा सीधा, ये ना उन बालकों के लिए ना केवल उन बालकों के लिए जिन्होंने विधि का उल्लंघन किया, ना केवल उन बालकों के लिए जिनके एडॉप्टेशन की आवश्यकता है या प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, ना केवल उन बालकों के लिए है जिनके अगेंस्ट ऑफेंस किया गया, ये सभी बालकों के लिए है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ उन्होंने नाम दे दिए कि ये इनका पालन करेंगे। तो पहला हम देख लेते हैं, पहला अच्छा है, निर्दोषता की उपधारणा का सिद्धांत। तो यदि किसी बालक के बारे में 18 वर्ष तक की आयु तक उपधारणा की जाएगी कि वह किसी असद्भावपूर्ण या आपराधिक आशय का दोषी नहीं है। तो अगर किसी बालक ने 18 वर्ष से कम आयु की एज में कोई ऑफेंस किया है तो ये क्या प्रिजम्पशन करके चला जाएगा कि वो अपराधी नहीं है। जैसे कल हमने बात की थी कि आपराधिक मानसिक दशा की स्थिति, है ना, सेक्शन 30 पॉक्सो एक्ट में, तो हम वहाँ पर ये मानकर चल रहे थे कि भाई ये व्यक्ति आपराधिक मानसिक दशा का व्यक्ति है। तो यहाँ पर हम ऐसे ही मानकर चलेंगे कि ये व्यक्ति अपराधी नहीं है और इसने जो ऑफेंस किया है असद्भावपूर्वक किया है, ठीक है ना, या बिना आपराधिक आशय का दोषी है। तो इसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, इससे अपराध हुआ है लेकिन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। वैसे तो विदाउट मैलाइस आप ऑफेंस को ऑफेंस मानते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम मानकर चल रहे हैं। ये इसका फ़ायदा क्या होगा हमें, नॉर्मली ये होता है कि जब कोई व्यक्ति कहता है कि भाई हमारा कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, तो टेक्निकली वो चैप्टर 4 इंडियन पिनल कोड जर्नल एक्सेप्शंस में आ जाता है ना। ऐसा नहीं कि केवल उसी में बताया गया है कि यहाँ विदाउट मैलाइस ऑफेंस होते हैं, तो टेक्निकली वो वहाँ आ जाता है चैप्टर 4 में इंडियन पिनल कोड में कि बिना आशय के अपराध करना। तो यहाँ पर अब सामने वाली पार्टी को, विक्टिम को ये प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं इन्होंने इंटेंशनली ऑफेंस किया था। न्यायालय क्या मानकर चलेगा, बोर्ड क्या मानकर चलेगा कि उन्होंने सद्भावनापूर्वक कार्य किया है, गुड फेथ में किया है, या फिर बिना आपराधिक आशय के, बिना मेंस रिया के ऑफेंस किया है, ठीक है। तो ये प्रेजेंशन करके हम चलेंगे। तो पहला प्रेजेंशन तो यही है, निर्दोषता की उपधारणा कि वो निर्दोष है। दूसरा, गरिमा और योग्यता का सिद्धांत। तो सभी मनुष्यों के साथ गरिमा और अधिकारों के समान बर्ताव किया जाना, गरिमा और अधिकारों का समान बर्ताव किया जाना।
तो ये भी देखेंगे सभी जितने भी बालक हैं सबके साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे, सभी मनुष्यों के। ये हम आर्टिकल में चले जाते हैं, सीधा आर्टिकल 39 है ना, उसमें ये क्लॉज दिए गए हैं बालकों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाएगा। फिर आता है भाग लेने का सिद्धांत, तो इसमें चला जाता है भाग लेने के सिद्धांत में आप यहाँ पर चाहें तो लिख लें नेचुरल जस्टिस, सुने जाने का अधिकार है ना इसमें, बस इतना सा दिमाग में रखें। क्लॉज 4 कहता है सर्वोत्तम हित का सिद्धांत। चलो थोड़ा थोड़ा हम पढ़ ही लेते हैं। सर्वोत्तम हित का सिद्धांत छोड़ें, 6 देख लें सुरक्षा सिद्धांत। यह सुनिश्चित करने के लिए बालक सुरक्षित है और देखरेख तथा संरक्षा पद्धति के संपर्क में रहते हुए उसके पश्चात उसकी कोई अपहानि जिससे दुर्व्यवहार या बुरा बर्ताव नहीं किया जाता है सभी उपाय किए जाने। तो मतलब उसकी सुरक्षा के लिए जो उपाय किए जाने वो सारे उपाय किए जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट देख लें 10 समानता और विभेद ना किए जाने का सिद्धांत। तो किसी बालक के विरुद्ध किसी भी आधार पर जिसके अंतर्गत लिंग, जाति, नस्ल, जन्म स्थान, निःशक्तता या कारित अपराध भी है, किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा और पहुंच, अवसर और बर्ताव में समानता प्रत्येक बालक को दी जानी चाहिए। जैसे आर्टिकल 15 में हमें कहा गया है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, है ना, इसी प्रकार के कुछ क्लॉज इन्होंने दिए हैं जिसमें इन्होंने जेंडर मतलब लिंग, जाति, नस्ल, जन्म स्थान और निःशक्तता और कारित अपराध कि भाई तुमने छोटा अपराध किया, तुमने बड़ा अपराध किया, इस प्रकार से किसी भी आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाएगा। वैसे पूछेंगे नहीं इतना डीपली, इतने शब्द नहीं पूछेंगे। हाँ ये अच्छा 11 एकांतता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्धांत। प्रत्येक बालक को सभी साधनों द्वारा और संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया में अपनी एकांतता और गोपनीयता की संरक्षा करने का अधिकार प्राप्त होगा, यानी कि उसके बारे में किसी को ओपन नहीं किया जाए कौन है क्या है, ठीक है। अब आ जाता है नए सिरे से शुरुआत करने का सिद्धांत। यह आ गया 14 में। किशोर न्याय पद्धति के अधीन किसी बालक के पिछले सभी अभिलेख को विशेष परिस्थितियों के सिवाय समाप्त कर दिया जाएगा। एक्चुअल में एक बार आपने किसी व्यक्ति की ट्रायल की तो आप उसके जो पिछले जितने भी आपराधिक रिकॉर्ड थे वो सारे समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। आगे इसमें एक क्लॉज आएगा कि जैसे हमारे यहाँ जैसे हमने कहा कि सब एक व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया, अब उसको नौकरी नहीं मिल सकती, कोई जॉब नहीं मिल सकता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है ना। यहाँ पर आपको सज़ा दी जाएगी और उसके बाद भी आप जॉब ले सकते हैं क्योंकि वो आपने अपराध किया है 18 वर्ष से कम आयु की एज में। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब हमें ये सब करना ही है तो पिछले रिकॉर्ड हम रखें क्यों। तो अगर ऐसा हो गया है तो क्या करेंगे, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो समाप्त कर दिए जाएंगे विशेष परिस्थितियों के सिवाय, क्योंकि रिकॉर्ड होगा तो फिर रिकॉर्ड निकालोगे कि भाई ये तो अपराधी है इस तरीके से। तो जब हमें इसका यूज़ ही नहीं करना तो रिकॉर्ड मिटा दिए जाएंगे जब तक कि विशेष परिस्थितियाँ ना हो। फिर आता है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत लास्ट, नेचुरल जस्टिस। उसमें भी लागू हो रहा था, इसमें भी लागू हो रहा है। तो इसमें देख लेना, लाइटली पढ़ लेना, आपसे शायद अगर ऑब्जेक्टिव पूछा भी जाएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। तो 3 प्रिंसिपल, नेगेटिव सेंस में इसका ऑब्जेक्टिव बनेगा केवल, पॉजिटिव में तो बनने से रहा, है ना, क्योंकि उनके लिए ये ज़्यादा ईजी होगा कि 3 ऑप्शन इसके रख दें, एक ऑप्शन नेगेटिव में अपनी तरफ से बना ले के ये नहीं है। 3 अपनी तरफ से बनाना उनके लिए ज़्यादा टिपिकल काम होगा, इतनी मेहनत कौन करना चाहेगा। तो 3 ऑप्शन वो अपनी तरफ से नहीं बनाएंगे। तो लाइटली पढ़ लेना कौन से प्रिंसिपल्स हैं, बाकी डीपली इनमें से कुछ नहीं पूछा जाना। हाँ ये अच्छा था 14 वाला, रिकॉर्ड समाप्त कर दिए जाएंगे। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 3 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जिसकी हम बात कर रहे थे। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बेसिकली ये कोर्ट होता है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, लेकिन चूंकि हमें बच्चे के सामने वो माहौल नहीं लाना है, वकील, पुलिस, जज, तो इसलिए हम इसको कोर्ट ना बोलते हुए बोर्ड बोल देते हैं। जबकि इसके जो पदाधिकारी होते हैं, जो उसका मेन अथॉरिटी होती है वो जज ही होता है, ठीक है। तो चलें बोर्ड का देखते हैं। सेक्शन 4 बताया था ना, सेक्शन 4 में बोर्ड है किशोर न्याय बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड।
तो सीआरपीसी में किसी बात की होती है, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या अधिक किशोर न्याय बोर्डों को विधि का अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने बालकों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्थापित करेगी। तो बोर्ड कौन स्थापित करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। किसके संबंध में? जिन लोगों ने विधि का उल्लंघन किया है। और कहाँ होंगे ये? डिस्ट्रिक्ट में। एक डिस्ट्रिक्ट में एक बोर्ड हो सकता है या एक से अधिक बोर्ड हो सकता है। तो कितने ऑब्जेक्टिव निकले? एक तो बोर्ड होगा, एक सेक्शन 4 है ही। बोर्ड की स्थापना कौन करेगी? राज्य सरकार। राज्य सरकार बोर्ड की स्थापना किस लिए कर रही है? विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में ट्रायल वगैरह के लिए। और कहाँ कर रही है? डिस्ट्रिक्ट में एक या एक डिस्ट्रिक्ट में एक से अधिक बोर्ड की स्थापना करें। इस तरीके से ऑब्जेक्ट है। पूरे सेक्शन को आप ब्रेक कर दिया करो छोटे छोटे टुकड़ों में, जरूरत हो तो। ठीक है, यहाँ जरूरत थी। अब बोर्ड किससे मिलकर बनेगा? तो इसमें कह रहे हैं बोर्ड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जेएमएफसी से मिलकर बनेगा, लेकिन इसके अंतर्गत चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं आता। ठीक है, तो ये बात इन्होंने क्यों कही है? वैसे तो आपकी नज़र में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अलग अलग हैं, तो इन्होंने क्यों कहा है? सेक्शन 3 सीआरपीसी में हम जब देखेंगे तो सीजेएम को भी जेएमएफसी ही माना जाता है ना। उसका वो इंटरप्रिटेशन करेंगे, सेक्शन 3 में लिखा है तो सीजेएम इक्वल टू जेएमएफसी। इसलिए उन्होंने कहा ऐसा अर्थ ना लगा लें कि आप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी जेएमएफसी मान लें, यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बोर्ड का सदस्य नहीं होगा, है ना। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बोर्ड का सदस्य नहीं होगा। क्लियर? तो कौन कौन आ सकता है? महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, लेकिन इसमें चीफ जो शब्द है वो नहीं आएगा। और ये जो मजिस्ट्रेट हैं इसको इसमें आगे क्या कहा जाएगा? ब्रैकेट में क्या लिखा है? प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, प्रधान मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। किसे? जो ये मुख्य नहीं, ये वाले, हाँ ठीक है ना हो तो इनको कहा जाएगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जेएमएफसी। ठीक है, एक्चुअल में क्या होगा? बोर्ड बनेगा, बोर्ड में केवल ये जो न्यायिक सदस्य होंगे, बाकी इसमें सोशल उससे आते हैं, है ना। तो उसको देखते हैं। तो कौन कौन आ गए? महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और वो भी ऐसे जिनके पास कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। ऐसे नहीं कि आज आप जेएमएफसी बने और आपको बोर्ड का सदस्य बना दिया गया, प्रिंसिपल जज बना दिया गया, नहीं। आपके पास 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलकर बनेगा। यानी कि टोटल कितने हो गए? एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जिसको हम जेएमएफसी या महानगर मजिस्ट्रेट हो सकता है वो, ठीक है ना, और 2 सामाजिक कार्यकर्ता। 4 कहाँ से हो गए? 3 हो गए, ठीक है ना। चलें, और जो वेद के, और उनमें से कम एक महिला होगी। तो 2 जो सदस्य थे उनमें से एक महिला का होना अनिवार्य है। यह एक न्यायपीठ का रूप लेगी। तो बोर्ड क्या होगा? एक न्यायपीठ होगी, और उसको वही शक्तियां होंगी जो सीआरपीसी में किस किस को? महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को है। तो बोर्ड कैसे समझ में आया अपने को? हम बोर्ड को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। बोर्ड एक न्यायपीठ होती है, ठीक है ना। बोर्ड 3 लोगों से मिलकर बनता है। 3 में से एक प्रिंसिपल जज होता है, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होता है जो जेएमएफसी या सीजेएम, है ना, जेएमएफसी या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो सकता है। लेकिन इसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं आएंगे, ठीक है। और 3 सदस्य है, इसमें से 2 सामाजिक क्षेत्र से होंगे जिनमें से एक महिला होगी। बन गया बोर्ड। बोर्ड क्या होता है? कोर्ट ही होता है। इसलिए इन्होंने बोल भी दिया ये न्यायपीठ है। और बोर्ड किस लिए गठित किया जा रहा है? विधि का उल्लंघन करने वाले जो बालक हैं उनकी ट्रायल के लिए। हाँ, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को बोर्ड के सदस्य के रूप में तभी नियुक्त किया जाएगा जब उसने कम से कम 7 वर्ष तक बालकों से तात्पर्य स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण संबंधी कार्य किए हों। छोड़ दो, बस इतना ही करना, पूरा करने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। बालकों से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसका वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, है ना। सामाजिक में मनोवैज्ञानिक कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। 7 वर्ष महत्वपूर्ण है यहाँ। कितना? 7 वर्ष। और जेएमएफसी कितना होना चाहिए? 3 वर्ष का अनुभवी व्यक्ति। क्लॉज 7 पे आ जाएं सीधे। बोर्ड के किसी सदस्य की प्रधान मजिस्ट्रेट की सिवाय नियुक्ति को राज्य सरकार द्वारा समाप्त किया जा सकेगा। तो राज्य सरकार बोर्ड के किसी सदस्य की, प्रधान न्यायाधीश की, क्या डायरेक्ट नियुक्ति समाप्त कर सकती है? नहीं कर सकती।
क्योंकि वो मजिस्ट्रेट होता है ना। तो इसको तो नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन बाकी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राज्य सरकार उनको अपॉइंट करती है, तो राज्य सरकार उनको हटा सकती है। हटाएगी कब, उसके लिए उन्होंने एक क्लॉज दे रखे हैं कि यदि उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, यदि उसने 3 मास तक बोर्ड की कार्रवाई में भाग लेने में असफल रहा है, और यदि उसने कम से कम 3/4 टाइम बैठकों में भाग नहीं लिया है और कोई अन्य कारण, ठीक है। तो या तो उसने अपनी शक्तियों का उल्लंघन किया, दुरुपयोग किया है, लगातार 3 मास भाग नहीं लिया और 3/4 बैठकों में उसने भाग नहीं लिया है, तो राज्य सरकार उसको हटा सकती है। लेकिन किसको, सामाजिक सदस्य को, ना कि प्रधान मजिस्ट्रेट को, क्योंकि प्रधान मजिस्ट्रेट बेसिकली मजिस्ट्रेट होता है। उसको हटाए जाने का प्रोसीजर ऐसे नहीं है कि राज्य सरकार कभी भी आए कि आप हट जाएं, है ना, क्योंकि वो कौन होता है, मजिस्ट्रेट। सेक्शन 5 में अच्छा ओटी है एक, ये कहते हैं जहां बालक की जांच आरंभ कर दी गई है और ऐसी जांच के दौरान वह बालक 18 वर्ष की आयु का है, ठीक है ना। तो अगर जांच आरंभ कर दी गई और जांच के दौरान अगर वो 18 वर्ष की आयु का है, बाद में भले ही वो बड़ा हो जाए, जांच करते करते वो बड़ा हो जाए, तो ऐसा माना जाएगा जैसे कि वो बालक ही। लास्ट में क्या लिखा है, मानो ऐसा व्यक्ति अभी बालक ही है, बस जब वो बोर्ड के समक्ष लाया गया है तब वो 18 वर्ष की आयु का होना चाहिए। सेक्शन 6, उस व्यक्ति का स्थानन जिसने अपराध तब किया था जब वह 18 वर्ष से कम आयु का था। तो कहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और ऐसे समय जब वह 18 वर्ष की आयु के नीचे का था किसी अपराध को करने के लिए गिरफ्तार किया गया है, तो उस व्यक्ति इस धारा के उपबंधों के अधीन जांच की प्रक्रिया के दौरान बालक समझा जाएगा। तो इंक्वायरी के टाइम भी उसको क्या समझा जाएगा, बालक। कब, जब उसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन और उस समय जब अपराध किया था उसने 18 वर्ष की आयु के नीचे क्या था, जब उसने अपराध किया था, या उसको बेसिकली अपराध की बात नहीं कर रहे हैं, अरेस्ट की बात कर रहे हैं। जब उसको गिरफ्तार किया गया था तब वो कितने का था, 18 वर्ष से कम आयु का था, ठीक है ना। तो भले ही वो 18 वर्ष के होने के बाद बोर्ड के समक्ष लाया जाता है, लेकिन उसको हम क्या समझेंगे, बालक, जैसे कि वो अभी भी बालक ही है। बस जरूरी ये है कि उसने ऑफेंस 18 वर्ष से कम आयु का हो तब किया हो। सेवन, बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया। लास्ट लाइन देखें इसमें, यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रक्रियाएं, मतलब पहले पैरा की लास्ट लाइन, यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रक्रियाएं बाल हितैषी हों और यह कि वह स्थान बालक को अभित्रास करने वाला या नियमित न्यायालय के समान ना हो। जो बात हम अभी कर रहे थे, बाल हितैषी, पहले तो बच्चा जब कोर्ट में आए, बोर्ड के सामने आए, तो वो डर ना जाए, बाल हितैषी। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वो जो स्थान जहाँ सब किया जा रहा है न्यायालय के समान ना हो। तो न्यायालय के समान ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो न्यायालय की वर्दी में ना हो, वकील की ड्रेस में ना हो, पुलिस की ड्रेस में ना हो, ठीक है ना। अब बिल्डिंग तो बदल नहीं देंगे हम, बिल्डिंग तो कोई भी हो सकती है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है ना। हमारी बिल्डिंग तो महल की तरह लगती है, सिंधिया का महल है, तो कोर्ट जैसी तो लगती नहीं है। तो यहाँ पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो जितनी देर से हम अभी बात करते चले आ रहे हैं, कोई भी अपनी वर्दी में नहीं होगा, सिंपल थिंग। कोई भी वकील बैंड नहीं लगाए होंगे, कोट नहीं पहने होंगे, इस तरीके से न्यायालय के समान ना हो ऐसी जगह उसका ट्रायल किया जाएगा। क्लॉज 2, विधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को बोर्ड के जब कोई बोर्ड की कोई बैठक ना हो किसी व्यक्ति सदस्य के समक्ष पेश किया जा सकेगा, ठीक है। तो जरूरी, एक्चुअल में बोर्ड 3 लोगों से बना दिया गया है यहाँ पर, लेकिन हमेशा पूरा बोर्ड बैठता ही नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं बैठता। तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई व्यक्ति आता है तो वहाँ एक सदस्य मिलता है उसको, या तो वो सदस्य होगा या प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होगा, ठीक है ना। तो किसी के भी सामने लाया जा सकता है, जरूरी नहीं पूरे बोर्ड के सामने लाया जाए। लेकिन इसका प्रोविजो कहता है, नहीं, सब क्लॉज 2 का सब क्लॉज 3 कहता है बोर्ड के किसी सदस्य की अनुपस्थित होते भी कार्रवाई कर सकता है। तो कार्रवाई चल सकती है, जैसे कि हमने बात की, बोर्ड हमेशा पूरा नहीं मिलता, 2 भी नहीं मिलते, 1 ही मिलता है अक्सर बोर्ड में, ठीक है ना। तो पूरी बैठक कभी होती नहीं है। लेकिन प्रोविजो कहता है कि अंतिम निपटारे के समय
सेक्शन 18 की उपधारा 3 के अधीन कोई आदेश कम से कम 2 सदस्य जिसके अंतर्गत प्रधान मजिस्ट्रेट भी है उपस्थित होंगे। जब फाइनल डिसीजन दिया जा रहा है तब कम से कम 2 सदस्य उपस्थित होंगे और उनमें जो प्रधान मजिस्ट्रेट है वो भी उपस्थित होगा, क्योंकि जुडिशियल मेंबर तो वही है, प्रधान मजिस्ट्रेट है ना, न्याय करना तो उसी का काम है। ये तो बस ऐसे ही सामाजिक सदस्य तो ज़बरदस्ती आ गए हैं। तो कम से कम 2 सदस्य उपस्थित होंगे इंक्लूडिंग प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट। ट्रायल के टाइम उपस्थित होना जरूरी नहीं है। और अगर कोई मतभेद पैदा होता है अंतिम निपटारे में क्लॉज 4 में तो प्रधान मजिस्ट्रेट की राय मानी जाएगी। 8 सेक्शन वाइज कर लें। सेक्शन 9, ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया जिसे इस अधिनियम के अधीन सशक्त नहीं किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि एक बच्चा जो ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने भेज दिया जाता है जो ऑथराइज नहीं है, इसके अभी उसके लिए सशक्त नहीं किया गया है, इत्तेफाक से उसके सामने आता है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? इतनी बात समझ में आ गई ना दिमाग? तो पूरा पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं। लास्ट में लिखा है बोर्ड को तत्काल भेजेगा। ऑब्जेक्टिव कितना है? बोर्ड को तत्काल भेजेगा जब वो ऑथराइज ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ट्रायल कौन करेगा? बोर्ड करेगा, है ना। और वो जिसके पास भेजा गया है मजिस्ट्रेट वो बोर्ड नहीं है, वो कौन है? कोर्ट। और कोर्ट का माहौल तो हमें बनाना ही नहीं है, मना कर दिया उन्होंने पहले ही, कोर्ट का माहौल क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, तो हम किसको भेजेंगे? वो तत्काल बोर्ड को भेज देगा। अब मैटर ये आता है, सब क्लॉज 2 हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। यदि वह व्यक्ति जिसके बारे में अभी कथन किया गया कि उसके अपराध किया है कि उसने अपराध किया है, बोर्ड से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष दावा करता है कि वह व्यक्ति बालक है। भाई किसी न्यायालय के समक्ष वो लाया गया, पुलिस लेकर आ गई, बोर्ड के समक्ष नहीं ले गई, और वो दावा कर रहा है कि मैं बालक हूँ और मुझे जुवेनाइल कोर्ट में मेरी ट्रायल चलाई जाएगी। ऐसा होता है कई बार, है ना। तो क्या होगा? वह व्यक्ति बालक है, उपधारा की किए जाने की तारीख को या अपराध किए जाने की तारीख को बालक था, ऐसा वो दावा कर रहा है। या यदि न्यायालय की स्वयं की राय है कि वह व्यक्ति अपराध किए जाने तारीख को बालक था, तो उक्त न्यायालय उस व्यक्ति की आयु की अवधारण करने के लिए ऐसी जांच करेगा जैसा ऐसा साक्ष्य ले सकेगा जो आवश्यक हो, किंतु शपथ पत्र पर नहीं, और उस व्यक्ति की यथासंभव निकटतम आयु का कथन करते हुए मामले का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा। तो या तो कोई व्यक्ति जो बालक है वो स्वयं इस बात की मांग करे कि भाई मैं बालक हूँ, मेरी ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट में की जाए, या न्यायालय की खुद की राय है कि नहीं ये बालक है, तो क्या किया जाएगा? न्यायालय खुद इस बात की जांच करेगा और निकटतम आयु अभिलिखित करते हुए उसको ट्रायल करेगा, जो भी निकटतम आयु होगी उसकी। अगर ज़्यादा लिखता है तो संभावित आयु लिख देगा कि भाई इसकी अबव 18 ईयर्स है, तो उस हिसाब से ट्रायल करेगा। कम करेगा तो निचले वाले मतलब जुवेनाइल कोर्ट को उसको भेजना ही पड़ेगा। परंतु ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय के समक्ष किया जा सके और उसको किसी प्रक्रम पर मामले का अंतिम निपटारा होने के पश्चात भी स्वीकार किया जा सकेगा। तो कुल मिला के कह रहे हैं इस तरीके का दावा मामले का अगर अंतिम निपटारा भी हो गया है किसी भी स्टेज पर किया जा सकता है। कुल मिलाकर बात है कब किया जा सकता है? तो किसी भी स्टेज पर किया जा सकता है, जबकि फाइनल डिसीजन हो गया उसके बाद भी ऐसा दावा कोई व्यक्ति कर सकता है। क्योंकि अगर ऐसा कर दिया उसने तो फिर उसको अब इससे क्या फ़ायदा होगा? मान लो जो भी डिसीजन हो वो तो हो ही गया, इससे फ़ायदा ये होगा कि उसको अगर मान लो कन्विक्शन भी कर दिया गया तो उसको बच्चों वाली जेल में भेजा जाएगा, ना कि खतरनाक अपराधियों की जेल में। तो इसका ये फ़ायदा होगा। तो अंतिम निपटारा होने के पश्चात भी ऐसा दावा स्वीकार किया जाएगा कि जब मेरी ट्रायल की जा रही थी या जब मैंने ऑफेंस किया था तब मैं बालक था, तो उसका फ़ायदा उसको ट्रायल हो जाने के बाद भी मिल सकता है, तो इसलिए किया जा सकेगा। और उस दावे का अवधारण इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट बंद के अनुसार किया जाएगा, भले ही उस व्यक्ति की इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को उसके पूर्व बालक ना छोड़ें। इसको कुल मिलाकर इतना अपने को अंडरलाइन करना है कि दावा कब तक किया जा सकेगा? कभी भी किया जा सकेगा और अंतिम निपटारा हो जाने के पश्चात भी। सब क्लॉज 3, यदि न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया और वह से अपराध किए जाने की तारीख को बालक था, तो वह उस बालक को बोर्ड के पास समुचित आदेश पारित करने के लिए भेजेगा और न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के यदि कोई हो बारे में यह समझा जाएगा कि उसका प्रभाव नहीं है। तो सब क्लॉज 2 में जैसे हम देख रहे थे ना, यदि बच्चे ने दावा किया है कि भाई मैं बालक हूँ या न्यायालय को लगता है,
तो हमने क्या था, न्यायालय जो संभावित आयु है वो नोट करते हुए ट्रायल करेगा। अगर संभावित आयु अबव 18 ईयर्स आती है तो खुद ही ट्रायल कर लेगा। लेकिन यदि जांच करने के पश्चात न्यायालय को लगता है कि नहीं इसकी संभावित आयु 18 वर्ष से कम है, या जिसने जब अपराध किया तो 18 वर्ष से कम है, तो खुद ट्रायल नहीं करेगा, वो किसको भेजेगा, बोर्ड को। और सपोज कि उसने बोर्ड को मान लो बाद में उसने दावा किया है ना, और अंतिम निपटारा, जैसे कि हम पिछले क्लॉज में पढ़ रहे थे, अंतिम निपटारा हो भी गया है, तो तब उसको भेजा जाता है उस कोर्ट के द्वारा बालक न्यायालय के पास। तो ऐसा माना जाएगा जो अंतिम निपटारे में जो डिसीजन दिया गया था कोर्ट के द्वारा, वो डिसीजन दिया ही नहीं गया, ऐसा माना जाएगा। अभी इसकी ट्रायल फिर से होनी है ना। अगर बाद में ये पता पड़ता है कि, तो ये फायदा हमें मिलेगा कि अगर डिसीजन हो भी गया है और बाद में पता पड़ता है कि नहीं ये बालक ही था ऑफेंस करते समय, तो इसका फायदा में क्या मिलेगा कि अब लास्ट लाइन क्या लिखी है इसमें, यदि कोई बारे में यह समझा जाएगा कि उसका कोई प्रभाव नहीं है, तो यदि कोई दंडादेश कोई दे दिया गया इम्प्रिजमेंट, तो उसका क्या प्रभाव समझा जाएगा कि ऐसा कोई डिसीजन दिया ही नहीं गया। यदि इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति के बालक होने के दावा किए जाने की जांच की जा रही है, संरक्षणात्मक अभिरक्षा में रखा जाना अभिप्रेत है, तो उसको सुरक्षित स्थान में रखा जाएगा। तो यदि इस तरीके की जांच चल रही है कि कोई व्यक्ति बालक है या नहीं, तब तक उसको कहाँ रखा जाएगा, सुरक्षित स्थान में। ठीक है, मेरे ख्याल